हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन और उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। किस पाठ में क्या क्या नागार्जुन ने बताया है। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थी। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं और समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। तो आगे यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पर पैर लटका कर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि ये कहानी का सारांश हमने आपको दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप याद करें कि हिमालय की बेटियां जो पाठ था उसके लेखक कौन थे? नागार्जुन। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में कहा गया है कि नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो आपका उत्तर होगा नदियों को मां मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं। लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो है प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आइए करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न। आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में भी नद कहा जाता है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली हिमालय भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तो बच्चों, आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, आप ध्यान रखें। इसके बाद नंबर 3 प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न होगा आपके लिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर होगा आपका, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने
नालायक पुत्र का कल्याण माँ करती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो इसका उत्तर होगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अठखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आप देखें यहाँ पर उत्तर किस प्रकार से होगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानों क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो आपका उत्तर होगा, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण, हिमालय में लिखेंगे आप, हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं भाषा की बात, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में होंगे। तो भाषा की बात, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रश्न दिया हुआ है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए हैं, कै और खै दो हैं यहाँ पर। सम्भ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं, और खै वाला होगा माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। उत्तर लिखने से पहले आप देखें यहाँ पर अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो आप किस प्रकार से यहाँ पर उत्तर देंगे। सचमुच, पहला यहाँ पर देखें आप उत्तर में देखें, पहला होगा सचमुच दादी माँ सा भ्रष्ट देवी सी लगी, और दूसरा बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने, और तीसरा आप लिखेंगे हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे, और चौथा लिखेंगे बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। बच्चों आप एक बात का ध्यान रखें यहाँ पर कि आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें हमने कहीं पाठों में अभी तक पढ़ी नहीं है। तो बच्चों जैसे जैसे आप आगे पाठ पढ़ते जाएंगे हिंदी की बुक में, आपको ये लाइनें अन्य पाठों में नजर आएंगी। और पांचवा आप लिखेंगे यहाँ पर संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे पांचवा। इसके बाद प्रश्न जो आपके लिए आठवां, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे यहाँ पर आप 2 देख सकते हैं, कै और खै। तो यहाँ पर क्या होगा, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। और दूसरा लिखा है यहाँ पर, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो आप इसी पाठ से ढूंढेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं, नदियाँ सम्भ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी, और दूसरा होगा जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं, और तीसरा हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ हिचक नहीं होती थी, और चौथा बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर जो है निर्जीव वस्तुओं की तुलना ऐसे कर रखी है मानो कि वो जीवित हों, सजीव हों। हिमालय को आप जानते हैं, हिमालय को ससुर की तुलना की हुई है, समुद्र को दामाद की तुलना दे रखी है, और बूढ़ा हिमालय का है यहाँ पर। तो ये निर्जीव वस्तुओं की जो है सजीव में तुलना की गई है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न आपके लिए, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए।
तो बच्चों आप जानते हैं ना विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण और विशेष्य यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि विशेषण और विशेष्य आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्रांत वर्षा। और आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो है चंचल और जंगल, समतल, महिला, घना, नदियाँ, मूसलाधार, आंगन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शब्दों को। तो विशेषण और विशेष्य, सम्रांत महिला, महिला की विशेषता है कि वो सम्रांत है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, आपने पढ़ा था। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पर जो है जो पहला था आपका शब्द था सम्रांत और महिला। तो सम्रांत महिला, जो महिला है उसकी विशेषता क्या है? कि वह सम्रांत है। तो ये क्या है? महिला की जो विशेषता है सम्रांत है, ये विशेषण शब्द है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? महिला की। तो महिला क्या है? विशेष्य है। और नदियाँ कैसी हैं? चंचल हैं। तो नदी की विशेषता क्या है? कि वो चंचल है। तो चंचल क्या है? यहाँ पर विशेषण है। और नदियाँ क्या हैं? विशेष्य हैं, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? नदियों की। तो आगे यहाँ पर देखें आप अन्य शब्दों को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो समतल आंगन, आंगन की विशेषता क्या है? कि वो समतल है। और हमने आपको एक बार जो है पहले बताया था, फिर से बताते हैं कि जिन चीज़ों की, जिन संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंगन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? समतल है। तो समतल शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कौन है समतल? आंगन। तो आंगन क्या है? विशेष्य है। और जंगल घना है, तो जंगल की विशेषता है कि वो घना है, इसलिए घना शब्द विशेषण है। और जंगल विशेष्य। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा, तो वर्षा की विशेषता है कि वह मूसलाधार है, यानी कि बहुत तेज है। तो मूसलाधार क्या है? विशेषण। और वर्षा क्या है? विशेष्य। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आइए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 10वां। समास आपने पढ़े थे, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग हुआ है, किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम यानी शब्द को शैली में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी। तो ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। दुबली पतली, दुबली और पतली। भाव भंगी, भाव और भंगी, भंगिमा। यहाँ पर जो है माँ बाप, माँ और बाप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके लिए। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है ना बच्चों? नदी शब्द को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी का दीन हो गया। और दीन शब्द क्या है बच्चों? निरर्थक शब्द या सार्थक? सार्थक शब्द है, क्योंकि दीन का अर्थ भी निकलता है। नदी का अर्थ तो आप जानते हैं नदी क्या होती है, और दीन का अर्थ क्या होता है? दीनहीन क्या होते हैं? गरीब। तो जैसे नदी को उल्टा करके दीन बन गया, ऐसे ही आपने 5 शब्द छांट कर लिखने हैं जो कि उल्टे में भी अर्थ अच्छा दे दें। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में आइए देखते हैं यहाँ पर। नव का क्या हो गया? वन, जातिवाचक संज्ञा बन गई ना। यहाँ पर जो है नव, नव क्या होता है? नया। और वन क्या होता है? जंगल। अगर नव को उल्टा किया तो वन बन गया। राम था यहाँ पर, देखिए आप, राम, और राम का उल्टा किया तो मरा हो गया, भाववाचक संज्ञा। और राही का अगर हम उल्टा करें तो क्या बन जाएगा? हीरा। आप जानते हैं ना हीरा क्या होता है। इसके बाद धारा, अगर धारा है देखी होगी आपने, जल की धारा, और धारा का उल्टा क्या हो जाएगा? राधा। किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नामी, वह व्यक्ति बहुत नामी है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम काफ़ी चलता है। और नामी का उल्टा अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मीना, जो कि एक व्यक्ति का नाम होगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों 11वां प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व होता है। इसके बाद आइए बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदल जाते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम का दूसरा रूप बेतरावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बेतवा नदी का जो है दूसरा नाम क्या है? बेतरावती। तो इसी प्रकार से
अन्य जो यहाँ पर जो दे रखे हैं ये शब्द, इनके भी दूसरे नाम आपने बताने हैं। जैसे सतलुज का अन्य नाम क्या होगा, रोपड़ का अन्य नाम क्या होगा, बिपाशा का अन्य नाम, झेलम का और चिनाब का, इनके अन्य नाम क्या हैं। यहाँ पर आप देखें, अजमेर है, बनारस, बितस्ता, रूपपुर, सतद्रुम, वाराणसी, अजयमेरू, तो इनके जो है अन्य नाम क्या हैं। जैसे कि बेतवा का बेतरावती। तो यहाँ पर आप देखें, सतलुज को जो है अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, सतद्रुम, झेलम को बितस्ता, रोपड़ को रूपपुर, अजमेर को अजयमेरू और बनारस को वाराणसी। आप जानते हैं ना कि बनारस को जो है वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है और बिपाशा का चिनाव। तो आपके लिए यहाँ पर ये उत्तर है इसका। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं ना बच्चों, उनके ख्याल में शायद ही यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ही का प्रयोग पे आप ध्यान देंगे। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, तो ही का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, किसका मतलब उनके ख्याल में यह बात नहीं आ सकती है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके ख्याल में यह बात नहीं आ सकती। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमने ही लगाकर जो है एक अन्य जो है वाक्य बना दिया था। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब क्या होगा कि महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि महात्मा गांधी को नहीं जानता, यानी कि सभी जानते हैं। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण भी कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप देखें उत्तर, ही के प्रयोग वाले वाक्य और नहीं के प्रयोग वाले वाक्य वे शायद ही यह काम पूरा कर सके। आप देख रहे हैं ना पहला वाक्य, उसके बाद उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। और इसके बाद नहीं के प्रयोग वाले शब्द देखें आप, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप देख रहे हैं ना ये शब्द यहाँ पर। इसी प्रकार से आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर हिमालय की बेटियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें, समझें और याद करें।